पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में मोशन के टैब को बड़ा डिटेल में एक्सप्लोर किया। आज भी हम उसी पे बात करने वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा और डिफरेंट होगा। आज हम इसमें की फ्रेम्स ऐड करेंगे और किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को एनिमेट करेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट हमें स्क्रीन पे अपनी प्रोग्राम विंडो पे नज़र आएगा, उनको हम देखेंगे। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाते जा रहे हैं और जितना हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, तो आप लोग को अब एडिटिंग ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आ रहा होगा। इनिशियल स्टेप हमेशा से ही थोड़े से ज़रा मुश्किल होते हैं, आपको थोड़ा सा ज़रा पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, तो आप फर्दर जो जितने भी एडिटिंग के वंडर्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मे बी आप खुद स्क्रीन पे देखते हो और थोड़े ही प्रैक्टिस के बाद, इस कोर्स के बाद मे बी आप खुद से ही उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप खुद ही वो चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। तो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद इफेक्ट कंट्रोल विंडो को, और इसमें हम एनिमेशन के पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। जी, हम अपने सॉफ्टवेयर पर हैं इस वक्त, एडोबी प्रीमियर पर। टाइमलाइन पे हमारे पास कुछ इमेजेस और वीडियोस भी पड़ी हैं, और ये वही इमेजेस हैं जिन पे हमने लास्ट लेक्चर में पोजीशन स्केल के थ्रू या फिर रोटेशन के थ्रू हमने इनमें कुछ काम किया था, हमने इनको एडजस्ट किया था। अब हम इनको देखते हैं कि हम किस तरीके से इन वैल्यूज़ को एनिमेट कर सकते हैं, और एनिमेट करने के लिए हमें इन पे की फ्रेम लगाना होगा। और की फ्रेम का मतलब ही ये होता है कि अगर मतलब एनिमेशन में अगर आप की फ्रेम, अगर आपने कभी पहले भी सुना हो, तो एनिमेशन होती ही इस तरह से है कि आपके पास कम से कम 2 की फ्रेम हो और उनकी वैल्यूज़ आपस में चेंज हो रही हो। अगर आपके पास 2 की फ्रेम लगे हों या फिर 2 से ज़्यादा लगे हों और उनकी वैल्यू भी सेम हो, तो वो एनिमेशन नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि की फ्रेम पे जाके आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हो। मैं इस वक्त इस इमेज को सिलेक्ट करके इसके फर्स्ट फ्रेम पर इस वक्त आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि पोजीशन, स्केल, रोटेशन सब अपनी जगह, वैल्यूज़ सब चेंज हुई हुई हैं। राइट साइड पे हमने इन पैरामीटर्स को रीसेट करने की ऑप्शन देखी थी। इन्हीं के लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा ये एक आइकन नज़र आ रहा होगा, और इसके ऊपर अगर मैं माउस रखता हूँ तो ये टॉगल एनिमेशन के नाम से, इसको क्लिक करने से बेसिकली ये की फ्रेम ऐड कर देगा। मैं सबसे पहले स्केल पे ऐड करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि अब ये ब्लू हो चुका है, और एक चेंज आपके पास यहाँ पर राइट पे भी हुआ। आपके पास यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। शायद आपने पहले नोट ना किया हो, लेकिन आपके पास इन चीज़ों के आगे राइट साइड पे एक और एरिया मौजूद है, जो कि बिल्कुल ही एक टाइमलाइन की तरह ही है। इसमें भी आपके पास एक CTI आपका इंडिकेटर आ रहा है, और अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से मूव करूँ, तो आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन पे भी वो फिजिकली उसको मूव कर रहे हैं। पीछे लेके जाऊँ, टाइमलाइन पे भी पीछे लेके जाएगा, आगे लेके जाऊँ तो टाइमलाइन पे भी आगे लेके जाएगा। और इस वक्त जो क्लिप सिलेक्ट है, वो इसको आपको यहाँ पर पूरा उसके इन और आउट पॉइंट तक वो दिखा सकता है। आप चाहें तो प्लस और माइनस से इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप की फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं तो आपको मे भी इसकी ज़रूरत पड़े। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो फ्रेम था इस इमेज का, उधर हमने एक की फ्रेम ऐड किया था, और ये एक छोटा सा यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि की फ्रेम ऐड हो चुका है। अगर मैं इसके थोड़ा सा और मे बी चले मिड पॉइंट तक जाके एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, उसका तरीका ये है कि इससे तो आपकी एनिमेशन ऑन हो गई और सबसे पहला की फ्रेम लग गया। दूसरा की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ये डॉट मौजूद है, जिसमें ऐड और रिमूव की फ्रेम के लिए यूज़ होता है। मैं इसको क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा की फ्रेम भी लग चुका है, और यहाँ पर पहले की फ्रेम पे जो वैल्यू थी 35, और जो दूसरा की फ्रेम है उस पर भी वैल्यू आपके पास 35। इन की फ्रेम पे आपको जाने के लिए बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे 2 एरो, जो कि पहले भी मौजूद थे लेकिन उस तरह से हाईलाइट नहीं थे, क्योंकि आपने की फ्रेम की ऑप्शन, एनिमेशन की ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं की थी, आपने एनिमेशन शुरू ही नहीं की थी। तो ये आपको बताता है कि आप नेक्स्ट की फ्रेम पे जा सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन अब फिर बंद हो गई है। उसकी वजह ये है कि इसके आगे कोई की फ्रेम है ही नहीं।
लेकिन पिछली ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है और इसका मतलब ये है कि पीछे की फ्रेम मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊँगा जो मैंने खुद ही ऐड किया था, और यहाँ पर इस वैल्यू को मैं 35 पहले थी और मैं इसको कर दूंगा मे बी 45। अब मैं इसको इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक प्ले करूंगा। मैं अपना CTI को बिल्कुल शुरू में लेके गया, स्पेस बार से मैंने प्ले किया। आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्राम विंडो पे अगर आप नज़र रखें इस वक्त, तो ये इस वक्त आपकी जो इमेज थी वो इस एरिया से लेके उस एरिया तक जहां पर आपने खुद ही की फ्रेम ऐड किया था, वो वैल्यूज़ जो स्केल की थी एनिमेट हो गई। पहले 35 थी और बाद में 45 हमने खुद सेलेक्ट की, तो वो 45 तक एनिमेट हो गई। और अगर आप इसको यहाँ से वैसे भी देखें तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं। मैं इसको प्ले करूँगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे 35 से ये वैल्यू चेंज होते होते 45, और जहाँ तक वो की फ्रेम था वहाँ तक वो 45 पे गई और आगे जाके फर्दर, क्योंकि प्ले तो हो रहा है लेकिन की फ्रेम आपका रुक गया है वहाँ पर तक था, तो आपकी एनिमेशन वहाँ तक होगी। आप देख सकते हैं कि अभी हमने सिर्फ स्केल को हमने एनिमेट किया है। मैं इसके साथ साथ रोटेशन को भी कर सकता हूँ, मैं इसके साथ साथ पोजीशन को भी कर सकता हूँ। उसको करने के लिए मुझे बिल्कुल वही तरीका करना होगा जो मैंने स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। मैं पोजीशन को यहाँ से मैंने एनिमेशन ऑन की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, और जहाँ तक मुझे चाहिए पोजीशन को एनिमेट करना, अगर मे भी मुझे इसी की फ्रेम पे करना हो जहाँ तक मेरा स्केल जा रहा है, तो आप इसको स्केल वाले एरो से अपने कर्सर को इसके ऊपर ले आएंगे ताकि आपने उसको क्यू कर लिया, और यहाँ तक आपको एनिमेशन की फ्रेम ऐड करना है एक और आप देख सकते हैं कि छोटी विंडो होने की वजह से इस वक्त कुछ चीज़ें ओवरलैप हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर एक और टिप भी बता दूं आपको कि एक तो आप इसको फुल स्क्रीन करके की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा की फ्रेम मैन्युअली ऐड नहीं भी करते और आप अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। लेकिन ये हमेशा तभी करेगा जब आपकी यहाँ से एनिमेशन ऑन होगी। पहला की फ्रेम ऐड होगा और उसके बाद फर्दर अगर आपको कोई और एनिमेशन या की फ्रेम ऐड करने हैं और आप उस कर्सर को यहाँ पे रखते हुए सिर्फ वैल्यूज़ को भी चेंज कर देंगे, तो की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वाले को फिलहाल अंडू करता हूँ, और अभी हमने जो लास्ट की फ्रेम ऐड किया, मैं इस की फ्रेम के ऊपर मेरा कर्सर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन एडजस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्केल और पोजीशन दोनों में की फ्रेम ऐड है, और मैं इसको जब यहाँ से प्ले करूँगा इस वक्त ये स्केल की वैल्यूज़ भी एनिमेट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और साथ साथ पोजीशन की भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं क्योंकि आपने दोनों के की फ्रेम्स अपने CTI के बिल्कुल दोनों को एक साथ ही रखा है। मिसाल के तौर पे मैं स्केल को पहले एनिमेट करना चाहूँ वैल्यू को, और उसके बाद मैं पोजीशन को छेड़ना चाहूँ, पोजीशन की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन के की फ्रेम्स को इसी तरह सिलेक्ट करके और इनको मैं आगे मूव कर लूँ। ये बिल्कुल टाइमलाइन की तरह आपके पास चल रहा है। तो जो जो चेंजेस, जो जो की फ्रेम, जो जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे, उनको चेंज करते जाएंगे, वो आगे जाके आपकी एनिमेशन, आगे जाके आपका आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से होता जाएगा। इसको मैं प्ले करता हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ स्केल हुआ, और अब इसके बाद ये पोजीशन आप फर्दर चाहें तो जिस तरह ये स्टिल इमेज थी आप इसको यहाँ से चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था सिलेक्शन टूल से बढ़ा लेते हैं। अब आप इसको अगर दोबारा हम एक दफ़ा प्ले करके देखें, पहले की फ्रेम पे गए अप एरो की से, और यहाँ से मैंने प्ले किया, सिर्फ स्केल, यहाँ तक स्केल था, इसके बाद की फ्रेम पोजीशन का आया, और पोजीशन के बाद हमने इसको ये पोजीशन दी थी, तो वो उस तरफ एनिमेट हो गया। मिसाल के तौर पे इसकी पोजीशन, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि फुल स्क्रीन करता हूँ इसको, और ये मैं पोजीशन के की फ्रेम पे गया, टिल्डा की से विंडो दोबारा छोटी, और मे बी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो पोजीशन हमने इस वक्त अपने
हॉरिजॉन्टल की थी, मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकली करके करके देखता हूँ, और मैं इसको स्क्रीन से चले आउट भी कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए कि कितना चेंज उसने किया। आप देख सकते हैं कि मैंने खुद ही उसकी सेकंड जो की फ्रेम था उसकी पोजीशन को अपने उस प्रोग्राम विंडो में अपने फ्रेम से ही अपने एग्जैक्ट उससे आउट कर दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, आप देखिएगा स्केल हुआ यहाँ तक, और उसके बाद और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने सेकंड की फ्रेम पे यही वैल्यू दी थी। अगर ये वैल्यू आपके पास कुछ और होती, मे बी नीचे जा रही होती, इसको मैं अब नीचे ले गया हूँ, तो प्ले करते हैं दोबारा स्केल और उसके बाद ये नीचे। और इसी तरह आप अपनी रोटेशन को भी एनिमेट कर सकते हैं। तीनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं आपके पास। अगर मैं चाहूँ तो मे बी बीच में से यहाँ से मैंने रोटेशन का की फ्रेम एनिमेशन ऑन की फ्रेम ऐड हो गया, और मैं यहाँ तक इसको रोटेट भी करना चाहता हूँ। सेकंड की फ्रेम मैनुअली ऐड करना चाहूँ कर लूँ, नहीं भी करूँगा तो वो वैल्यू चेंज करने से एनिमेट हो जाएगा, और मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जूम इन भी हुआ है, रोटेट भी हो रहा है, फ्रेम से आउट क्योंकि हमने खुद ही इसको किया है वो हो रहा है। इस वक्त हमें इसको इस तरीके से करना है कि वो आउट भी ना हो, बुरा भी ना लगे, और वो आपकी एक एनिमेशन स्मूथ बनी रहे। तो ये तो हमने किया था एक इमेज के ऊपर। आप सेम तरीके से आप इस पे अपनी वीडियो को भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो फौरन तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने तीनों की एनिमेशन ऑन की, और जहाँ तक मुझे इसको एनिमेट करना है, मैंने यहाँ पर इसको पहले अगर स्केल करना है, मैंने इसको स्केल कर लिया, की फ्रेम ऐड हो गया बगैर मेरे यहाँ से मैनुअली ऐड किए हुए क्योंकि एनिमेशन ऑन थी। उसके बाद मैंने पोजीशनिंग करनी है इसकी एडजस्ट, मे बी इस तरह मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, और साथ साथ में भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये रोटेट भी हो जाए। चलें इस तरफ हो जाए ताकि मैं इसका ब्लैक काट सकूं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे ब्लैक आ गया है, मैं इस तरह थोड़ा सा इसका स्केल और बढ़ा लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास पहले पॉइंट पे इस तरह से था, मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ ही इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको बारी बारी भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक साथ भी कर सकता हूँ। जो आपको आउटपुट चाहिए, जिस तरह का आपने डिलीवर करना है, उस तरीके से ही आप उस पर काम करेंगे। इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस वक्त ये पोजीशन वाइज भी चेंज हो रहा है, स्केल वाइज भी चेंज हो रहा है, और आपको काफ़ी शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई ख़ास तौर पे डीएसएलआर फिल्मिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अक्सर डीएसएलआर कैमरास में आपको पता होगा कि आपके पास थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि आप उसको जूम इन जूम आउट उस तरह से नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास प्रॉपर रिग या फोकस पुलर सेपरेटली ना हो, क्योंकि डिजिटल जूम होता है वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आपको कोई शॉट इस तरह का चाहिए जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता जूम इन करना है, थोड़ा सा जूम इन करना है, इतना कि वो पिक्सेलेट ना करे, उसकी क्वालिटी डाउन ना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी सिचुएशंस में आप ये भी देखेंगे कि वो इंटेंसिटी, कुछ टेंशन, कुछ बढ़ाने के लिए भी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो जूम इन हो रहा होता है, या कहीं पर जूम आउट हो रहा होता है। आप जस्ट इमेजेस को भी अगर इस तरह एनिमेट करना चाहें तो मतलब वो बहुत ड्रैग लगेगा कि सिंपल टक टक करके इमेजेस आ रही है। तो आपको थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग अपीलिंग बनाने के लिए इस तरह की मोशंस के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, ये सारा की फ्रेम्स का एनिमेशन का तरीका। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, आगे और लेक्चर्स में मज़ीद और चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे।